हेलो फ्रेंड्स, कॉस्मिक कनेक्शन 2.0 में आपका फिर से स्वागत है। आज की ऑडियो बुक समरी है निकोलो मैकियावेली की किताब द प्रिंस। ज़रूरत से ज़्यादा आदर्शवादी सोच हमें इस दुनिया की सच्चाई से दूर कर देती है, और निकोलो मैकियावेली की किताब द प्रिंस हमें यही सिखाती है कि सत्ता की असली दुनिया में आदर्श नहीं, हकीकत चलती है। ये किताब 16वीं सदी में लिखी गई थी, लेकिन इसमें कहीं कहीं बात आज भी उतना ही सटीक लगती है जितनी तब थी। निकोलो मैकियावेली ने इटली के टुकड़े टुकड़े होते हुए राज्यों को देखा था, जहां हर कोई सत्ता की दौड़ में था, और उसने उस दौड़ के नेताओं को सिखाया था कि सत्ता कैसे हासिल की जाती है, कैसे बचाई जाती है और कैसे मजबूत की जाती है। वो एक ऐसी सोच लेकर आया था जो न सिर्फ राजाओं के लिए था, बल्कि आज के नेता, बिजनेसमैन और ताकत के भूखे हर इंसान के लिए है। किताब की शुरुआत होती है सत्ता के प्रकारों से। मैकियावेली बताते हैं कि दो तरह की रियासतें होती हैं, एक वो जो पहले से विरासत में मिली हो, और दूसरी वो जिसे हाल ही में जीता गया हो। विरासत वाली सत्ता को चलाना आसान होता है क्योंकि लोग उस शासन के आदी होते हैं, लेकिन नई सत्ता को टिकाना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें बदलाव लाना पड़ता है और लोग बदलाव से डरते हैं। नए क्षेत्रों को जीतने के बाद शासक को क्या करना चाहिए? मैकियावेली साफ कहते हैं, या तो वहाँ खुद जाकर रहो, या अपने वफादारों को भेज दो, या उस क्षेत्र की राजनीतिक संरचना बदल दो ताकि लोग विद्रोह ना करें। वो उदाहरण देते हैं फ्रांस और तुर्की का, और दिखाते हैं कि किस राज्य की ताकत उसकी राजनीतिक संरचना में छिपी होती है। फिर वो विस्तार करते हैं कि किस तरह कुछ सत्ता लोकतांत्रिक होती है, कुछ पूरी तरह राजा के हाथ में होती है, और इनके अनुसार उनसे कैसे निपटना है। जब आप कोई नया क्षेत्र जीतते हैं जहाँ पहले से राजा था, तो वहाँ के लोगों को तुमसे नफरत नहीं होगी अगर तुम उनका रहन सहन ना बदलो। लेकिन अगर तुमने वहाँ के राजा को मार डाला और उनके प्रशासन को भी उखाड़ फेंका, तो तुम्हें वहाँ का मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुमने पुराने राजा को जिंदा छोड़ा, तो वह एक दिन तुम्हारे खिलाफ विद्रोह ज़रूर करेगा। इसलिए मैकियावेली कहता है, या तो पूरी तरह कुचल दो या छोड़ो ही मत। जब उसने चर्च की सत्ता की बात की, तो बोला कि ये वो शक्ति है जो खुद को ईश्वर के नाम पर मजबूत करती है, और इसे केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत के रूप में भी समझो। मैकियावेली बार बार यथार्थ की बात करता है, ऐसा नहीं जो होना चाहिए बल्कि जो होता है। फिर वो कहता है कि अगर कोई नया क्षेत्र संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज के पुराने राज्य जैसे हो, तो उसे जीतने और बनाए रखना आसान होता है। लेकिन अगर वो पूरी तरह अलग हो, तो शासक को वहाँ की भाषा सीखनी होगी, वहाँ के नेताओं को दोस्त बनाना होगा, या वहाँ के नागरिकों को नए शासन के प्रति वफादार बनना पड़ेगा। यहाँ से उसकी असली राजनीति शुरू होती है, जो कई बार बेरहम लगती है लेकिन बेहद असरदार होती है। फिर वो बोलता है कि नए शासक अगर पुराने नियमों को मिटा नहीं सकता, तो उसे अपने नियम थोपने होंगे ताकि जनता नए शासन को स्वीकार करे। अगर किसी राज्य में पहले से लोकतंत्र हो और वहाँ राजशाही लाई जाए, तो वहाँ विद्रोह होना तय है। इसलिए पुराने ढांचों को पूरी तरह मिटाना जरूरी है। फिर वो कहता है कि किस्मत का भी एक हिस्सा होता है, लेकिन सही नीति और योजनाओं से उसे किस्मत को भी मोड़ा जा सकता है। फिर आता है शस्त्र सेनाओं का मुद्दा। मैकियावेली के हिसाब से एक शासक को सिर्फ अपनी सेना पर भरोसा करना चाहिए, ना कि भाड़े के सिपाही या बाहरी सहयोगी पर। भाड़े के सेनाएं स्वार्थी होते हैं, जब तक जीत दिखती है लड़ाई करते हैं, वरना बाद में भाग जाते हैं। असली ताकत अपने नागरिकों से बनी सेना में होती है, जो देश के लिए लड़ते हैं, ना कि पैसों के लिए। फिर वो आर्म्ड प्रॉफिट यानी हथियारबंद भविष्यवक्ताओं का जिक्र करता है, ऐसा नेता जो सिर्फ विचारों से नहीं बल्कि ताकत से भी क्रांति लाते हैं। फिर वो कहता है कि एक अच्छा शासक हमेशा युद्ध की कला में दक्ष होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से ही सत्ता का अस्तित्व। जब शांति का समय हो, तभी युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। फिर वो इस बात पर जोर देते हैं कि शासक को ताकत और दिखावे में शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। सिर्फ ताकत से शासन नहीं होता, और सिर्फ चालाकी से भी नहीं। एक सफल शासक को दोनों का संतुलन साधना आना चाहिए। फिर वो यह बताते हैं कि अच्छा होना ज़रूरी है, उसका उत्तर है नहीं।
हमेशा नहीं। अगर अच्छा बनने से सत्ता खतरे में पड़े तो बेरहम बनो। लोग वैसे भी शासक से ज़्यादा सच्चाई नहीं, परिणाम चाहते हैं। अगर तुम लोगों को सुरक्षा और व्यवस्था दे सकते हो तो वो तुम्हारे अन्याय को भी स्वीकार कर लेंगे। फिर वो कहते हैं कि एक शासक को दया, वफादारी, धार्मिकता जैसी चीज़ें दिखानी आनी चाहिए, लेकिन असल में उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर जनता को लगे कि शासक धार्मिक है, न्यायप्रिय है, तो वो उसका विरोध नहीं करेंगे, चाहे असल में वो कितना भी बेरहम क्यों ना हो। फिर वो लोगों की प्रकृति की बात करता है कि लोग स्वार्थी होते हैं, जल्दी बदल जाते हैं और डर के मुकाबले प्यार से ज़्यादा बेवफाई करते हैं। इसलिए शासक को लोगों से डर बनाकर रखना चाहिए, लेकिन इतना भी क्रूरता नहीं दिखाना चाहिए कि लोग नफ़रत करने लगें। डर और सम्मान का संतुलन ज़रूरी है। फिर वो बताता है कि एक शासक को क्या क्या करना चाहिए। दिखावे में उदार, लेकिन असल में कंजूस। दिखावे में धार्मिक, लेकिन असल में चतुर, ताकि लोग उसे ईमानदार माने, लेकिन वो अपने हितों को सुरक्षित रख सकें। फिर वो कहता है कि अगर कोई शासक दूसरे पर निर्भर करेगा तो वो हमेशा कमज़ोर रहेगा। खुद का बल और निर्णय शक्ति सबसे ज़रूरी है। फिर वह किस्मत को एक नदी की तरह बताता है। अगर बांध नहीं बनाया तो सब कुछ बहा ले जाएगी, लेकिन अगर तैयारी की जाए तो उस पर काबू पाया जा सकता है। या फिर ताकत हासिल करने के लिए इंसान को कभी कभी वो सब करना ही पड़ता है जो उसकी अच्छाई के खिलाफ हो। निकोलो मैकियावेली इसी टकराव की बात करता है, जहाँ नैतिकता और सत्ता आमने सामने खड़े होते हैं। वो हमें ये सिखाने नहीं आता है कि अच्छा इंसान कैसे बना जाए, बल्कि ये बताने आते हैं कि ताकतवर शासक कैसे बना जाए, चाहे उसके लिए कितनी भी सख्ती, चालाकी या धोखा क्यों न देना पड़े। वो चाहता है कि एक शासक का सबसे बड़ा हथियार उसका रूप नहीं, बल्कि उसकी समझदारी होनी चाहिए। अगर कोई शासक हर समय उदार बना रहेगा तो लोग उसे कमज़ोर मानेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए कभी उदारता दिखाओ, कभी बेरुखी, पर सब कुछ सोच समझकर, वक्त की ज़रूरत के हिसाब से। अगर एक शासक ज़रूरत से ज़्यादा वफादारी, न्याय और दया में फंसा रहेगा तो वो लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जनता की वफादारी तब तक ही रहती है जब तक उनके निजी स्वार्थ पूरे होते हैं। जिस दिन लोगों को लगेगा कि अब तुम्हारा शासन उनके काम का नहीं, उसी दिन से वे तुम्हारे दुश्मन का साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि शासन जनता की उम्मीद से एक कदम आगे रहे और उनकी फितरत को समझे। लोग तुमसे तुम्हारा सच नहीं, बल्कि तुम्हारा मुखौटा देखते हैं। इसलिए अगर तुम धार्मिक लगते हो, न्यायप्रिय लगते हो, तो लोग तुम पर भरोसा करेंगे, भले ही असल में तुम रणनीति से हर चीज़ को चला रहे हो। वो ये भी समझाता है कि जो शासक बाहरी ताकत की मदद से सत्ता में आता है वो कभी स्थिर शासन नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जड़ें गहरी नहीं होती। उसे बार बार साबित करना पड़ता है कि वो इस शासन का असली हकदार है। वही अगर कोई अपने बलबूते पर, अपने दिमाग और ताकत से सत्ता तक पहुंचता है तो उसका शासन लंबे समय तक टिकता है। ऑथर अलग अलग तरह के राज्यों के बारे में भी बताते हैं, जैसे कि मिश्रित राज्य जहां पुराने और नए कानून मिलते हैं, या बिल्कुल नए राज्य जहां सब कुछ शून्य से शुरू करना होता है। वो कहता है कि पुराने कानूनों को पूरी तरह ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो लोग पुराने शासन को याद करके विद्रोह करेंगे। जो शासक जनता को एक नई पहचान देता है उसे जनता धीरे धीरे अपनाती है और वही असली नेता बनता है। अच्छा कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक एक शासक की अपनी सेना ना हो। बिना सेना के कानून कागजी होते हैं और बिना कानून के सेना बराबर। इसलिए दोनों का संतुलन होना ज़रूरी है। वो बार बार कहते हैं कि बाहरी या भाड़े की सेनाएं कभी भी भरोसे के लायक नहीं होती। जब तक सब कुछ ठीक है वो लड़ती रहेंगी, पर जब भी मुश्किल आती है वो भाग जाते हैं। एक शासक को अपनी ही प्रजा में से एक सेना बनानी चाहिए, तभी लोग उसके लिए जान देंगे, क्योंकि तब वो देश के लिए और अपने घर के लिए लड़ रहे होते हैं, ना कि पैसों के लिए। शासक को चाहिए कि वो जनता को ना तो ज़्यादा उम्मीद दे, ना ही इतना डराए कि वो उठ खड़े हो।
उसे जनता को इस भरोसे में रखना चाहिए कि उसका भला होता रहेगा, भले ही पर्दे के पीछे वो अपने फ़ायदे की ही नीति क्यों ना चल रहे हैं। और अगर किसी सज़ा या कठोर निर्णय को लागू करना हो तो उसे जल्द ही एक बार में लागू करना चाहिए। बार बार की सज़ा जनता को क्रोधित कर देती है, पर अगर एक बार में सख्ती से निपटा जाए तो जनता उसे स्वीकार कर लेती है। अगर कोई गलत काम करना ज़रूरी हो तो उसे शुरुआत में ही कर लो ताकि आगे का रास्ता साफ हो, और अगर कोई अच्छा काम करना हो तो धीरे धीरे करो ताकि जनता को बार बार लगे कि शासक उनका ख्याल रख रहा है। यह नीति न केवल शासन को स्थिर बनाती है बल्कि शासक को जनता की नज़रों में ऊंचा भी उठाती है। कहता है कि शासक को सलाहकार चुनने में बहुत चतुर होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें सिर्फ वो बताते हैं जो तुम सुनना चाहते हो तो तुम्हारा शासन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जो सच्चाई बोलते हैं, तुम्हें आलोचना से नहीं डराते और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए बोलते हैं, तो तुम लंबे समय तक राज कर सकते हो। पर ऐसा लोग तभी मिलेंगे जब शासक खुद ईमानदार हो, चतुर हो, शक्तिशाली हो, ताकि सलाहकार उसे धोखा देने की हिम्मत ना कर सके। फिर बात आती है किस्मत और अवसर की। वो कहते हैं कि किस्मत आधी लड़ाई है, लेकिन बाकी आधी लड़ाई हमारी तैयारी है, हमारी रणनीति है और हमारे फैसले तय करते हैं। वो किस्मत को एक बाढ़ की तरह मानते हैं। अगर तुमने पहले से बांध नहीं बनाया तो जब बाढ़ आएगी सब कुछ बहा ले जाएगी, पर अगर तैयारी कर रखी है तो वही बाढ़ तुम्हारी ताकत बन सकती है। इसलिए शासक को वक्त से पहले सोचना चाहिए, बदलती हवाओं की दिशा पहचाननी चाहिए और फिर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मैकियावेली इटली के भी सभी शासक से भावुक अपील करते हैं कि अब वक्त है एक हो जाने का। विदेशी ताकत हमारे देशों को लूट रही है, हमें एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जो भी ये नेतृत्व करेगा वही इटली का नया उद्धारक कहलाएगा। उसकी ये पुकार सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि एक दिल से निकली पुकार है, एक ऐसा विचार जो सत्ता को समझने की चाबी देता है। तो द प्रिंस की ये पूरी कहानी सिर्फ किसी राजा की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो दुनिया में अपना पहचान बनाना चाहता है, जो हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ, जो चाहता है कि उसका भी नाम हो, उसका भी असर हो और उसके भी आवाज़ सुनी जाए। निकोलो मैकियावेली ने हमें सिखाया कि ताकत सिर्फ मतलब से नहीं आती, असली ताकत आती है सोच से, फैसले से और उस आग से जो तेरे सीने में जलती है पर तू अब तक उसे पहचान नहीं पाया। द प्रिंस की ये पूरी कहानी सिर्फ किसी राजा की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो इस दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है, जो हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ, जो चाहता है कि उसका भी नाम हो, उसका भी असर हो और उसकी भी आवाज़ सुनी जाए। निकोलो मैकियावेली ने हमें सिखाया कि ताकत सिर्फ मसल से नहीं आती, असली ताकत आती है सोच से, फैसले से और उस आग से जो तुम्हारे सीने में जल रही है पर तुम अब तक उसे पहचान नहीं पाए। तो इसी के साथ आज की ये ऑडियो बुक समरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही किसी और बुक की समरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।